एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। ऑलराइट, लेकिन उससे पहले कल की वीडियो में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था दैट इज रिलेटेड टू चाइल्ड अ नेशन, कि वो कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में है और उसकी कैपिटल कौन सी है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो आपका आंसर आया है बिल्कुल सही है, दैट इट इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, राइट, एंड सेंटियागो इज द कैपिटल ऑफ योर चाइल्ड। ठीक है जी, तो आप ये चीज़ थोड़ा सा लोकेशन देख लीजिएगा साउथ अमेरिका की, बाकी कंट्रीज़ का भी। ब्राज़ील जो है वो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, 13 कंट्रीज ऑन एन एवरेज है। अर्जेंटीना हो गया, पैराग्वे, उरुग्वे, राइट, वेनेजुएला हो गया। तो ये सारी कंट्रीज़ के लोकेशन आप एक बार देख लीजिएगा। डेजर्ट्स कौन से हैं, जैसे आपका एटाकामा डेजर्ट है, पेटागोनियन डेजर्ट है, राइट, आपके पेम्पास मिल जाते हैं, कैंपास मिल जाते हैं। तो जब आप एक बार अपना एटलस उठाएं तो उसको कम्प्लीटली रिवाइज करके चले, किसी भी आपकी कॉन्टिनेंट जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं, ऑलराइट, ताकि आप चीज़ों को बार बार रिकनेक्ट कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। हमारी जो आज की सबसे पहली न्यूज़ आ रही है, इट इज़ अगेन रिलेटेड टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। देखिए काफ़ी दिनों से ये चीज़ न्यूज़ में चल रही है और ये हम बार बार डिस्कस भी कर चुके हैं। ड्यू टू द इशू गोइंग ऑन एट संभल मोस्क का जो वायलेशन इशू हो रहा है, वहाँ पे जो वायलेंस हो रही है उस सब से रिलेटेड। और अभी लीग के अंदर जुड़ चुका है ज्ञान व्यापी मोस्क जो आपका वृंदावन के अंदर है, राइट। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ज्ञान व्यापी मोस्क हो गया, आपका संभल मोस्क हो गया, आपका मथुरा के अंदर जो आपकी कृष्ण जन्मभूमि वाला है वहाँ पर हो गया। तो ये सभी जगह पर ये जो है पिटिशंस फाइल होती रहती हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो मेजर कंटेंशन है दैट इज रिलेटेड टू प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। एक बार फिर से देख लेते हैं इस एक्ट के अंदर आज क्यों न्यूज़ में आया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल बेंच बनाया है जो स्पेशली हियर करने वाला है इस चीज़ से रिलेटेड कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं है। बिकॉज आपके यहाँ पर जो पिटिशनर हैं वो बोल रहे हैं दैट यू आर टेकिंग अवे आवर राइट, ठीक है, आप हमसे हमारा धार्मिक राइट ले रहे हो क्योंकि वो किसी पहले के द्वारा तोड़ दिया गया और अब हमें उस जगह पर पूजा करनी है, तो हम कैसे करें। ऑलराइट, एंड मोर ओवर जो उसके अगेंस्ट में जा रही हैं चीज़ें वो ये है कि आप कोई भी एक वैलिड ग्राउंड नहीं दे सकते हो। मुगल्स जो करके चले गए हैं वो करके चले गए हैं, उस चीज़ को उस टाइम के कर जो भी हुआ है उसके बेसिस पर आप अपने आज को नहीं बदल सकते हैं, ऐसा ज्ञान वापी मोस्क की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है। तो देखिए अगेन इट इज समथिंग बेस्ड ऑन द कम्युनल वायलेंस थिंग, ठीक है। फिर से हिंदू मुस्लिम जो है वो अगेन एट पार होंगे एक दूसरे के जब भी, लेकिन December 12 इज द डेट जो डिसाइड की गई है स्पेशल बेंच की फर्स्ट हियरिंग की इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड। इस केस से रिलेटेड जो आपके एक्ट के जो एम्बिट में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस आपके निकल कर आ रहे हैं, दीज आर गिवन हेयर ओनली। ये देखिए हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये एक्ट कब आया था, इट वाज बैक इन 1992 जब आपका बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ। तो उस टाइम की गवर्नमेंट को लगा कि आगे आने वाले मुद्दे इस तरीके से कोई चीज़ें क्रिएट ना हो, इस तरीके का रकस देश के अंदर या क्रिएट ना हो, उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए ये एक्ट लेके आए थे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके अंदर ये डिसाइड हुआ था। देखिए जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है दैट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 जो है वो किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के अंदर आपका टेम्पल ले रहा है, मोस्क ले रहा है, गुरुद्वारा, चर्च, मोनेस्ट्री, व्हाटसोएवर, ठीक है, कोई भी पब्लिक जगह जहां पर वर्शिप कर रही है दुनिया आके, उस चीज को इन्होंने क्या मान लिया है, प्लेस ऑफ वर्शिप मान लिया है। उसके बाद जो इसमें सबसे ज्यादा है दैट इज दिस सेक्शन 3 जो आपका स्टार्मार्क पॉइंट है, जो प्रोहिबिट करता है किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का कन्वर्जन। मतलब अगर वो चर्च है, वो गुरुद्वारा है, वो मस्जिद है, तो आप उसे किसी और धर्म के अंदर नहीं बदल सकते हैं, ऐसा इस एक्ट के अंदर क्लियरली कह दिया गया है। और ये जो एक्ट है देखिए इट एग्जिस्टेड जैसे जैसे वो प्लेस एग्जिस्ट करती थी। 15 अगस्त 1947 यानी जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उस दिन एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप का जो भी डिनोमिनेशन था, जिस पर्टिकुलर रिलीजन से वो बिलोंग करती थी, वही वैलिड रहेगा। उसके आसपास मतलब आप उसको कभी भी फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते हैं। यही सब इस एक्ट के अंदर कहा गया है। नाउ द पीपल आर चैलेंजिंग द वेरी मच कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दिस एक्ट, क्योंकि उनके हिसाब से ये बहुत ही अनजस्टिफाइड है कि आपने हमसे हमारा
धार्मिक जो है वो इनिशिएटिव छीन लिया है। सी यहाँ पर लिखा भी गया है कि जो आपके केस है उपाध्याय, अश्विनी कुमार उपाध्याय जो है वो कह रहे हैं कि हम अपना जो अधिकार है वो रिक्लेम करना चाह रहे हैं, हम अपना अधिकार रिक्लेम करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारी जो जगह है प्लेस ऑफ वर्शिप, सी यहाँ पर आपको ये चीज मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर कहा गया है दैट कोर्ट्स टू रिक्लेम द प्लेसेस ऑफ वर्शिप विच वर एलिजिबली इन्वेडेड एंड एनक्रोच्ड, कि हमारी जगहों को इन्वेड किया गया था, एनक्रोच किया गया था, लेकिन अब हमें पता है कि वहां पर हमारा मंदिर था या हमारी प्लेस ऑफ वर्शिप थी, तो हम चाह रहे हैं कि वो हमें वापस मिल जाए। समझ में आ रहा है? इस चीज से रिलेटेड ये पूरा मुद्दा है और इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे ऐसे रीजन्स बन गए हैं जहां पर पहले जो है सर्वे किया जाता है, वहां से डायमेंशंस निकल जाती हैं कि यस पहले कोई ना कोई यहाँ पर मंदिर एग्जिस्ट करता था और उसके बेसिस पर फिर वहां पर केस होता है एंड ऑल दैट स्टफ कंटिन्यूज। ऑलराइट, सो नाउ फॉर टुडेज सेक्शन हमें सिर्फ इतना देखना है क्योंकि ये डिबेट जो है अभी बहुत लंबी चलने वाली है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर रहा है और वो भी स्पेशल बेंच के थ्रू, तो दिस थिंग इज गोइंग टू बी इन न्यूज। और इस बार आप ध्यान रखिएगा कि जीएस पेपर 1 जो आपका सोसाइटी का सेक्शन है जहां आप सेक्युलरिज्म स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, वहां पर ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, वहां पर क्वेश्चंस काफी आ सकते हैं। मोर ओवर आपके जीएस पेपर 2 पॉलिसी मेकिंग एक्ट मेकिंग से भी चीजें आने वाली हैं। ठीक है जी, तो इस चीज को हमें बार बार न्यूज के अंदर फॉलो अप करते रहना है बिकॉज ये काफी टाइम से न्यूज में चल रहा है एंड इट विल बी न्यूज फॉर फर्दर मंथ्स बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच चुका है। नाउ नेक्स्ट न्यूज फॉर टुडे इज योर फ्रॉम दिस पॉइंट। देखिए यहाँ पर यूनिक आर्किटेक्चर है जो मॉस्क का कश्मीर वैली के अंदर, वो सन प्लेसमेंट से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है। सीधी सी बात ये की गई है कि जो आपके कश्मीर वैली के अंदर बिकॉज नंबर ऑफ मॉस्क बहुत ज़्यादा है तो उनकी जो रूफ्स हैं वो फ्लैट बेड है और ऐसा माना जा रहा है दैट दे आर आइडियल, उनको नोड प्रोवाइड कर दी गई है फॉर टैपिंग सोलर एनर्जी और पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करा दी जाएंगी ताकि वो सोलर पैनल लगा सकें और अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, पीएम सूर्य बिजली जो ये मुफ्त सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है ये फेब 2024 की ही स्कीम है आपकी, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है, जिसके अंदर आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है ताकि आप अपने घर की छतों पर जो है सोलर पैनल लगाएं और अपनी बिजली खुद से जनरेट करें और डिस्कॉम्स को इसको बांट दें या फिर अगर एक्स्ट्रा हो रही है या फिर आप अपने पास उसको मैनेज कर लें। समझ में आ रहा है? ऐसा ही कश्मीर के अंदर जो है वहाँ की मॉस्क से रिलेटेड ये चीज़ कही गई है दैट दी आर यहाँ पर जो है लैंड होल्डिंग है वो सोलर पैनल से रिलेटेड देख ली जाएगी, जगह आइडियल होनी चाहिए और वहाँ पर लगाकर ये जो है पूरी जो आपकी कश्मीर वैली है उसकी एनर्जी डिमांड को जो है ये लोग क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं, उसको ईजी कर देंगे। समझ में आ गया पूरी बात? ठीक है, तो ये चीज आपकी किस चीज से रिलेटेड है, यहाँ पर आपको पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पढ़ लेनी है एक बार, विच इज आई एम अगेन टेलिंग यू फेब 2024। ठीक है, सब्सिडी दी जाती है स्पेशली किसके लिए है, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए। मिनिस्ट्री कौन सी है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आज के पेपर में जो हमारी अगली खबर आ रही है दैट इज फ्रॉम योर दिस पेज। देखिए यहाँ पर हमारे पास कैग की एक न्यूज आई है। कैग की एक रिपोर्ट ने बताया है कि ओडिशा के अंदर कोविड-19 के फंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट मिली है, मतलब रकस दिखा है, जो इरेगुलरिटी है फंड्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा दिखी गई है। तो हमें देखना है कैग एज अ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसको आप सीधा सीधा अपने जीएस पेपर 2 के साथ रिलेट कर पाएंगे। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 149 से लेके 151 स्पेसिफिकली इस चीज़ के साथ डील करता है। ठीक है, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन याद रखिएगा ये जो ऑफिस है, देखिए बिकॉज हमारे यहाँ पर ब्रिटेन की लेगेसी है तो बहुत सारे ऑफिस हमारे ब्रिटेन के साथ ही आ रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन और इंडिया के कैग में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ब्रिटेन का जो कैग है दैट इज कंट्रोलर ऑल्सो, लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ ऑडिटर है। मतलब जब आप पूरा खर्चा कर चुके हैं उसके बाद ये रिपोर्ट देगा कि एक्स्ट्रा किया है, बचाया है, या कैसा था या कैसा नहीं था। ठीक है, और ये अपनी रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट के अंदर टेबल करते हैं वाया प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे और वो पार्लियामेंट के अंदर दिखाई जाएगी। ऑन द अदर हैंड जो आपका ब्रिटेन के अंदर कैग है वो आपके मनी एक्सचेकर का
एक भी रुपया जब तक कैग अलाउ नहीं कर देता वो अलाउड नहीं करता है। और वहां पर आपका कैग जो है वो मेंबर होता है हाउस का, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स का। इंडिया के अंदर ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट पोस्ट है, ये कोई मिनिस्टर नहीं होता है। समझ में आ गई बात? तो आपको कैग का ऑफिस एक बार फिर से जीएस पेपर 2 आपके पॉलिटी वाले सेक्शन से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। दैट इज 148 टू 151 अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है और ये अपनी रिपोर्ट्स भी आपके प्रेसिडेंट को ही सबमिट करता है। ये सारे पॉइंट्स आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगेन इन न्यूज यूपी, हमें पता है यूपी के अंदर हमारी पहले भी डिस्कशन हो चुकी है, महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है जनवरी के अंदर, राइट। एंड ये आपका प्रयागराज में हो रहा है जहां पर संगम माना जाता है गंगा यमुना एंड लुप्त हुई सरस्वती का, ठीक है। पहले भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पूरे देश में 4 जगह आपका महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार, दैट इज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। देन उसके बाद उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर जहां महाकालेश्वर मंदिर भी है। उसके बाद हो गया आपका नासिक जो गोदावरी नदी के तट पर लगता है, एंड योर प्रयागराज जहां पर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम माना जाता है, ठीक है जी। तो इस बार का जो महाकुंभ है वो आपका यूपी के अंदर लग रहा है और यूपी फिर से न्यूज में है बिकॉज अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि उस पूरे एरिया को डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया है यूपी ऑफिशियल्स ने, गवर्नमेंट ने। एंड नाउ इज द एक्ट दैट इज इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। ये चीज देखिए आप, इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट जो है वो लगा दिया गया है जिससे कि आपकी स्टेट के अंदर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अगले 6 महीने के लिए स्ट्राइक नहीं कर सकता है, ठीक है। चाहे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो कुछ भी बात कहना चाह रहे हैं, बट नो गवर्नमेंट ऑफिशियल विल बी एबल टू हैव राइट टू स्ट्राइक in the upcoming 6 months in the lieu of महाकुंभ celebration happening in UP। तो देखिए बहुत ही एक आप कह सकते हैं बहुत ही मेजर स्टेप कह सकते हैं, कड़ा स्टेप कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पेनल्टी भी है, इसके अंदर जेल भी है 1 साल की, ठीक है, और इसमें फाइन भी है आपका। तो आप ये देखिए अपोजिशन इसको बोल रहा है कि आप राइट्स जो हैं वो ले रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से। ऑन द अदर हैंड सरकार का ये मानना है कि ताकि ये जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जहां करोड़ों की तादाद में लोग आने वाले हैं वो एफिशिएंटली आपका मैनूवर हो जाए, उसके लिए इस तरीके के स्टेप्स लेना इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए ये एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, दैट इज ESMA एक्ट, इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, जो इस पर्टिकुलर स्टेट का ही एक्ट है जिसके तहत कोई भी आपका क्या स्टेट ऑफिशियल किस पे नहीं जा सकता है स्ट्राइक पे, और ये आपका केस स्टडी का भी पार्ट बन जाएगा। क्लियर है जी? उसके बाद यहीं से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है दैट इज हेयर, BSF की डिप्लॉयमेंट जो है वो 0 लाइन के पास पहुंच गई है अलोंग द लेडर्स ऑफ अलोंग द बांग्लादेश बॉर्डर। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ ऑलमोस्ट इंडिया जो है सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो अपने आसपास के नेबरिंग कंट्रीज के साथ शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ ही करता है भारत। अगर हम इंडिया को मैप पे देखें तो देखिए इधर आपके साथ पाकिस्तान है, ऊपर की तरफ चाइना है, विद इन दी आपकी ही बाउंड्री के साथ है नेपाल, यहाँ पर है भूटान, राइट, इधर है आपका बांग्लादेश, यहाँ पर है म्यांमार। ये कंट्रीज हैं जिसके साथ आप बाउंड्री शेयर करते हो। ऊपर से अफगानिस्तान का एरिया भी है 18 किलोमीटर्स, बट वो POK के अंदर लाई करता है, तो इट इज देयर एंड इट इज नॉट देयर। और मैरीटाइम बॉर्डर हमारा श्रीलंका के साथ भी शेयर होता है, ठीक है। लेकिन इन सभी देशों में से जो लार्जेस्ट बॉर्डर है हमारा दैट इज नियरली 4096 से थोड़ा सा ज्यादा है पिछले लास्ट डेट, ऑलराइट। तो ये जो इतना हमारा बाउंड्री शेयर है किलोमीटर्स का वो किसके साथ है, हमारा बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ जो ये बॉर्डर है इसको 0 लाइन बॉर्डर भी कहा जाता है, और वहां पर आपके BSF की जो डिप्लॉयमेंट है वो आगे तक चली गई है। देखिए यहाँ पर आप इस चीज को समझिए, यहाँ पर लिखा गया है दैट दिस 0 लाइन फ्रॉम फरक्का टू ये जगहों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो पर्टिकुलर है वो 4 आपके आइलैंड्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, और यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनको राइट भी यही है कि BSF से पूछ के फिर वो अपनी खेत जमीन को एक्सेस करने जा सकते हैं बांग्लादेश की जमीन पर। और यहाँ पर एक रिवर का भी नाम है दैट इज दी पद्मा रिवर। तो आपको याद रखना है ये जो पद्मा है एक्चुअली इट इज ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो जब बांग्लादेश में आती है तो वो पद्मा कहलाती है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
ठीक है जी। तो आपका जीरो लाइन बॉर्डर किस कंट्री के साथ है ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज इन न्यूज, दिस इज विद योर बांग्लादेश। जैसे मैकमोहन लाइन आपकी चाइना के साथ है, ठीक है, इसी तरीके से डूरंड लाइन है, ऑलराइट, अफगानिस्तान के साथ, जो हमारा पहले के टाइम पे जब इंडिया कोलैबोरेटेड था पाकिस्तान के साथ, वहां पर जो बाउंड्री थी। तो इसी तरीके से आपकी रेड क्लिफ है जो पाकिस्तान के साथ है। सो दीज आर दी लाइंस, ऑलराइट। नाउ आज का जो क्वेश्चन आपका आ रहा है वो है आपका एलओसी और एलएसी के अंदर क्या डिफरेंस है, ये आपको सीधा सीधा बताना है। दो लाइंस है, लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये दो अलग देशों के साथ भारत की टेरिटरी जो बाउंड्री है वो बनाती है। आपको कमेंट सेक्शन में सीधा ये बताना है कि एलओसी किसके साथ हमारी बाउंड्री है और एलएसी की बाउंड्री हमारी कौन से देश के साथ है। दो अलग अलग नेशंस हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, वो नेशन कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक सा आंसर है इसका, ठीक है, बस कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिएगा। देखिए जितना आप एंगेज रहेंगे, जितना आप खुल के सामने आकर पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ज़्यादा ही हमारी एंगेजमेंट जो है वो बढ़ती चली जाएगी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज, हमारी जो अगली न्यूज़ आ रही है दैट इज फ्रॉम हेयर, दिस इज दिस वन। यहाँ पर एक हेल्दी इंडिया हैप्पी इंडिया एक जनरल कोलैबोरेशन हुई है द हिंदू की तरफ से, और कोई एक आपका नारूवी हॉस्पिटल्स हैं वेलोर के अंदर उनका, लेकिन वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। देयर इज समथिंग, जो ये स्टडी है वो इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल फ़ोन की जो एडिक्शन है वो स्लीप डेप्रीवेशन का काम करती है। तो देखिए ये चीज़ कही जा रही है, बहुत सारे आपके जो यहाँ पर बुद्धिजीवी बैठे हैं उनका मानना ये है कि जो स्लीप साइकिल है इंसान की, उससे ही उसका पूरा दिन की डिटर्मिनेशन होती है। इफ़ योर स्लीप साइकिल इज़ गुड एंड इज एनरिचिंग, तो आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन अगर आपकी स्लीप साइकिल डिप्राइव्ड है या ओवर है या लेस है, तो नेचुरली आपका जो दिन है या जो आपकी बॉडी एनर्जी है वो भी उसी तरीके से काम करेगी, राइट। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से आपके जो माइंड की जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो उसी तरीके से, अगर आप लास्ट बेड टाइम पर भी अपना मोबाइल फ़ोन एक्सेस करके सोते हैं तो वो आपकी साइकिलिंग उसी तरीके से आपके न्यूरॉन्स काम करते हैं एंड वो फिर आपको वैसे ही इम्पैक्ट करते हैं। देखिए ये चीज़ टाइम एंड अगेन स्टडीज़ में सामने आई है दैट बिफोर गोइंग टू बेड देयर शुड बी समथिंग विच इज़ एनरिचिंग योर थॉट्स, जो पॉजिटिव हो, जो आपके थॉट्स को बढ़ा सके और ना ही आपकी स्लीप को डिटोरॉइट करे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से देख लेनी है थोड़ी सी। ये सोसाइटी के लिए मेंटल हेल्थ वाला जो इशू है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ जो पहला सेलिब्रेशन हो रहा है वो इसी पेज पे एक छोटी सी न्यूज़ दी गई है जिस पर शायद ही आपका ध्यान जाएगा, और वो है ये, दैट इज यूएन ने दिसंबर 21 को डिक्लेयर कर दिया है एज मेडिटेशन डे। और याद रखिएगा इंडिया वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स में था, ठीक है। तो मेडिटेशन विच इज़ दी की इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पर रोल आ रहा है मेंटल हेल्थ का, कि लोगों की मेंटल हेल्थ सेफ रहे, तो अब ऑफिशियली यूएन ने जो है दिसंबर 21 को डिक्लेयर कर दिया है और इस बार हमारा फर्स्ट मेडिटेशन डे होने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेपाल, मेक्सिको, एंडोरा, ये सभी देश थे और 193 नेशंस में से इंडिया ने भी अपना परमानेंट रिप्रेजेंटेशन शो किया है और वसुदेव कुटुंबकम के अंदर रहते हुए ये चीज़ कही है कि सारी दुनिया जो है वो मेडिटेट करे, बिकॉज भारत का जो जेनेटिक है, जो हमारा एंशियंट टेक्स्ट है ऋग्वेद वगैरह, वहाँ से ही मेडिटेशन जो है वो वन ऑफ द योगास के रूप में सामने आई, जब पतंजलि के रूप में योगा जो है वो फेमस हुआ था। तो मेडिटेशन इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको पूरे दिन के लिए स्टेबलाइज कर देता है। तो हेल्थ वाला जो टॉपिक है आपका GS1 का, वहाँ पर ये दोनों न्यूज़ आज की इंपॉर्टेंट है, हेल्दी इंडिया हैप्पी इंडिया वाला एंड दिस योर मेडिटेशन डे वाला न्यूज़ जो है आपकी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ऑलराइट। उसके बाद हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। FAQ पेज के ऊपर दो चीज़ें आई हैं। अभी हम कुछ दिन पहले ही डिस्कस करके हटे थे कि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को एक ट्रीटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर प्लास्टिक प्रोडक्शन के ऊपर बैन करने की बात हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे राउंड ऑफ डिस्कशंस निकले 5th, जो बुसान साउथ कोरिया में हुए, वो किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे। मतलब आप कह सकते हैं कि कोई ट्रीटी एज सच सामने निकल कर नहीं आई है, राइट।
तो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर एक बार फिर से उसी मुद्दे को उठाया गया है, जहां पर आपके लिए जो डाटा इंपॉर्टेंट है वो इस आर्टिकल के इस पेज से, मतलब इस पैराग्राफ से निकल कर आ रहा है कि आपका जो यूएन के अंदर जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो कितना अमाउंट है। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो ये फिगर्स हैं कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के हिसाब से आपकी 1970 से लेके 2000 तक आपका जो प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन है वो ट्रिपल हो गया है। ठीक है, पहले 70-70 कुछ था 40 सालों में, और 400 मिलियन के आसपास ये प्रोड्यूस हो चुका है, और 2050 तक अनुमान लगाया जा रहा है दैट इट विल रीच टू 1100 मिलियंस। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है, इसको आप अपने पास जरूर लिख लीजिएगा, बिकॉज ये स्टार्ट्स एज इट इज आप यूज कर सकते हो, बिकॉज ऑथेंटिकेटेड स्टडी है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो सबसे ज्यादा है इसके अंदर, दैट इज 36% जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक है, और उसमें से 85% या तो लैंडफिल्स के अंदर या किसी रिजर्वायर में आके आपकी डिपॉजिट हो जाती है, मतलब वो कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होती है, या फिर उसका सही से आपका क्या नहीं होता है, रिसाइकिल नहीं होती है, उसको सही से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्लास्टिक प्रोडक्शन इशू नहीं है, प्लास्टिक वेस्ट जो है वो ज्यादा बड़ा इशू बन गया है। ठीक है जी, अब इसके अंदर इंडिया का स्टेक पूछा जा रहा है, तो टाइम एंड अगेन वही चीज जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, देयर आर 2 लोड्स। इंडिया, क्योंकि जो प्राइमरी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं हमारे यहाँ पर प्लास्टिक के पॉलीमर्स की वो बहुत ज्यादा है, इंडिया उसमें एक्सपोर्ट भी बहुत करता है, ट्रेड भी बहुत है, बिजनेस यूनिट्स, बिजनेस हाउसेस बड़े बड़े हैं, तो चाहकर भी इंडिया उनको बंद नहीं करा सकता है, बिकॉज रेवेन्यू सेटअप के ऊपर बहुत हेवी डैमेज होने के आसार है। ठीक है, मोर ओवर देयर इज अ थिंग जो कही गई है कि बिकॉज जो आपके ये इंटेंडेड जो आपकी नेगोशिएशंस हैं वो रिजल्ट नहीं हो पाई है, तो हो सकता है 5.2 फिर से हो आने वाले साल के अंदर, लेकिन वहां पर भी जो इश्यूज हैं उनको संभलने में, चीजें होने में, सेटल होने में टाइम लगेगा। ठीक है, देयर विल बी ईयर्स, लेकिन वो अलग फिर से वही क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है कि जैसे UNFCCC 1992 के अंदर पहली बार समिट हुई, लेकिन 3 साल के बाद आपने कोप स्टार्ट की है, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ने भी फिर धीरे धीरे करके प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, उनको अमेंड किया है, और अभी तक के नेगोशिएशंस जो है वो हर साल चलती आ रही हैं। तो ऐसा ही कुछ आपको प्लास्टिक की रेंज में करना पड़ेगा कि आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बना लो जो एटलीस्ट टाइम एंड अगेन मिलती रहें, और उस हिसाब से फिर आपके प्रोटोकॉल सेटअप हो सके। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है। देखिए यहाँ पर INC 5.2 वाली जो मैंने आपसे बात की, यहाँ पर से आपके लिए फिगर्स इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपको वो इशू समझ में आ जाएगा कि कुछ कंट्रीज हैं जो चाह रही हैं कि बैन हो जाए, और कुछ कंट्रीज हैं जो चाह रही हैं कि प्रोडक्शन यूनिट्स पे बैन किसी भी हाल में ना हो। क्लियर? उसके बाद इसी पेज के ऊपर एक और न्यूज है आपके लिए, दैट इज रो ऑफ टंगस्टन माइनिंग। ठीक है, देखिए क्या हुआ है, तमिलनाडु के अंदर जो है एक प्राइवेट कंपनी है वेदांता, जिसको आपके टंगस्टन की माइनिंग का अधिकार दे दिया है सेंटर ने, एज पर योर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। इस एक्ट का नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे दी है माइनिंग की। अब इशू ये आ रहा है, जब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, उसके बाद PM स्टैलिन ने बोला, CM स्टैलिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को चिट्ठी लिखकर बोला है कि ये जो है हमारे बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा हार्म करने वाली है ये माइनिंग साइट, तो इस चीज़ को रिडक्शन कर दे, अदरवाइज तो स्टेट को फिर लॉ बना के इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब रिफ्ट ये क्रिएट हो रहा है कि जब हमने पहले पूछा, सेंटर की तरफ से चीज़ें ये आ रही हैं कि जब पहले पूछा गया तब आपको प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब आप एकदम से प्रॉब्लम शो कर रहे हैं। मेजर जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो वो लोकेशन है आपकी माइनिंग की, उसके अंदर जो साइट्स इन्वॉल्व है, दैट इज मीनाक्षीपुरम एंड योर दिस, यहाँ पर अरितापति एंड मीनाक्षीपुरम विलेजेस जो हैं वो हाईली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स चीज़ें हैं हमारी वेस्टर्न घाट्स की, और वहाँ पर जो आपके बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मोर ओवर जो रेजिडेंशियल एरिया है वो भी पास में है, तो माइनिंग साइट वहाँ पर अगर आ जाएगी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। टंगस्टन की अगर हम बात करें तो टंगस्टन एज अ मिनरल आपका जो है एक मेटल है, राइट, जो आपकी
इंपॉर्टेंट मेटल्स के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया है, और इसकी जो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है दैट इज़ इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में मिलता है। तमिलनाडु के अंदर 1 ऑफ द 5% से अलॉन्ग विद हरियाणा, ठीक है। तो ये आपका W से रिप्रेजेंट होता है एंड इट इज़ वन ऑफ द इसेंशियल मेटल्स जो आपका आजकल एक्सरे के अंदर, लाइट बल्ब्स वगैरह के अंदर, इन सब के अंदर यूज़ होता है, ठीक है जी। तो इसीलिए इसकी माइनिंग से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है, जिसके अंदर अगेन सेंटर और स्टेट जो है वो रिफ्ट में नज़र आ रही हैं। क्लियर है। उसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की निकल कर आ रही है दैट इज़ फ्रॉम द साइंस पेज, दैट इज़ सी हियर इट इज़। यहाँ पर दो छोटी छोटी न्यूज़ भी हैं। एक तो आपको मीथेन को यूजफुल पॉलीमर बनाने की बात की गई है, क्योंकि हमें पता है कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के बाद कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत ज़्यादा घातक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैस का सीधा सीधा असर जो है वो टेम्परेचर रेज करने में होता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आपके मीथेन की रिएक्शन करा के उसे एक यूजफुल पॉलीमर के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे ताकि अगर वो एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस हो भी गई तो उसका यूटिलाइजेशन जो है वो बेहतर तरीके से किया जा सके। और एक और न्यूज़ हमारी रिकरिंग न्यूज़ है दैट इज़ H5N1 से रिलेटेड, जो हमारी पहले भी डिस्कशन हो चुकी है कि अगर एक और बार म्यूटेट कर गया ये तो डेफिनेटली इसका ह्यूमन स्प्रेड स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक ये सिर्फ कैटल्स और बोवाइन्स के अंदर और आपके पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर इन्वॉल्व था ये वायरस, लेकिन अगर ये ह्यूमन इंटरवेंशन में आ गया तो चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत में आ जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद जो यहाँ से हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन लास्ट जो टॉपिक आ रहा है दैट इज़ कोविड-19 से रिलेटेड एक रिसर्च स्टडी सामने आई है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो लॉन्ग कोविड है उसका इम्पैक्ट ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक बार कोविड हुआ और आप उस टाइम पे रिकवर हो गए एंड यू हैव रिकवर्ड, नो। अगर आपकी बॉडी उस चीज़ से पूरी तरीके से नहीं उभरी है तो आपके जो ब्रेन है वहाँ पर म्यूटेशंस की वजह से न्यूरो सेलुलर जो क्वेश्चंस आते हैं, देखिए ब्रेन बिहेवियर एंड इम्यूनिटी हेल्थ की ये सीधी सीधी सी स्टडी है कि आपके जो चेंजेस हुए हैं ब्रेन के अंदर वो सीधा सीधा इम्पैक्ट कर रहे हैं आपकी मेमोरी को, आपकी मेमोरी लाइन्स को, ठीक है। तो ये जो स्टडी है ये एज सच इम्पॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज कोविड-19 के बाद पूरे ही देश दुनिया की जो है आपकी इकोनॉमीज बदल गई हैं, स्मॉल सेक्टर बहुत ज़्यादा हार्म हुआ था, हमें पता है पूरा देश हॉलमार्क पे आ गया था, पूरी दुनिया फॉर दैट मैटर, राइट। एंड नाउ जो लॉन्ग टर्म कोविड है उसका एज सच कोई इलाज भी नहीं दिख रहा है और उसके इम्पैक्ट्स अब तक हमारी जनरेशन को जो है वो भुगतने पड़ रहे हैं। ये चीज़ इस स्टडी के अंदर सामने आ रही है। सी हेयर इट इज़ दैट देयर इज शेप, जो माइक्रो लीजन है, यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो थोड़ी सी आपकी टेक्निकल टर्म्स यूज़ की गई हैं, लेकिन जो मेजर फोकस है इसके अंदर वो यही है कि आपके जो चेंजेस आते हैं आपकी ब्रेन सेलुलर्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा रिग्रेस हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा, आपकी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है, ठीक है, भूलने की बीमारी हो सकती है, आपकी मेमोरी पावर बहुत कम हो सकती है, डिमिनिश हो सकती है, ये सारे इम्पैक्ट्स आपको झेलने को पड़ सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म कोविड को का शिकार आप बने हैं, ठीक है जी। तो ये सारी न्यूज़ जो थी आज के पेपर ऑफ डिस्कशन में थी, जहाँ पर हमने जीरो लाइन बॉर्डर देखा है, जहाँ पर हमने आपके यूपी से रिलेटेड एक स्पेशल एक्ट देखा है, देयर हैव बीन थिंग्स रिलेटेड टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो टाइम एंड अगेन न्यूज़ में रहा है, फॉर दैट मैटर आपकी ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी जो है वो भी न्यूज़ में रही है। ये सारी चीज़ें देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप एक चीज़ को समझिए कि आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ द ब्लू एकदम से आ जाएगा, चीज़ें कनेक्टेड डॉट में रहती हैं, एक के बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर चीज़, एक पर्टिकुलर इशू काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक जो है न्यूज़ में रहता है। जैसे अभी अगर हम कुछ दिनों से देखें, अगर हम पैटर्न बनाने की कोशिश करें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट न्यूज़ में चल रहा है, आपकी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी चल रही है, उससे पहले UNFCCC ऑलमोस्ट पूरा महीना न्यूज़ में निकला है, ठीक है, जो आपकी कोप हुई थी। तो दीज आर सीरीज ऑफ इवेंट्स जो आपकी टर्मिनोलॉजिकली उसमें चलते हैं। जैसे भूटान की जो विजिट हुई है, जो आपके किंग आए हैं, उनके PM आए हैं, तो इंडिया भूटान रिलेशन, नेपाल में KP ओली चाइना जाके आए हैं, तो इंडिया नेपाल चाइना रिलेशंस, वो सब कुछ, क्वाड समिट हो रही है, वहाँ से इंपॉर्टेंट आ रहा है। तो हर एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है जिसकी वजह से कुल मिला के कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं पूरे साल के लिए, वो आपको पहचानने की ज़रूरत है और अकॉर्डिंगली आप अपने नोट्स के साथ केटर करते चलें चीज़ों को, ठीक है। अगर देश में इलेक्शंस हुए हैं
चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हुए हो, चाहे वो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन हुए हो, चाहे फिर उनकी अपॉइंटमेंट हो रही है, तो वो चीज़ें आपको देखिए देखनी पड़ेंगी अपने स्टैटिक पोर्शन से। इलेक्शन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, रोपा एक्ट देखना पड़ेगा आपको 1951 वाला, ठीक है। तो आपको ये पूरा प्रोसीजर एक बार जब याद कर लेंगे आप अपने स्टैटिक और करंट को रिलेट करके, तो नेचुरली आपकी प्रिपरेशन बहुत अलग लेवल पर होगी। समझ पा रहे हैं? उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने करंट के नेचर को समझें कि आपको चीज़ों को तैयार कैसे करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आज के आपके एटलस का फिर से काम दे रही हूँ आपको, अपने बॉर्डर जितने भी आपके नेबरिंग बॉर्डर कंट्रीज हैं उन सबके साथ कौन कौन सी स्टेट्स नेबर आपकी शेयर कर रही हैं स्टेट्स, वो आपको एक बार अपने एटलस से आज ज़रूर देख लेना, बिकॉज यू नीड टू टेक अप योर एटलस एवरी डे आउट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस उसे लेके और साइड में रख दिया है, ऐसा मत कीजिएगा। अपने एटलस को उठाइए, उसको मार्क कीजिए कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ शेयर कर रही हैं, बांग्लादेश के साथ, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ कौन कौन सी स्टेट्स का बॉर्डर लग रहा है। और यस, अपने कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर लिखना मत भूलिएगा कि एलओसी के साथ किस देश की बाउंड्री लग रही है और एलओसी के साथ एलएसी पर इंडिया किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। All right, so thank you very much and we'll meet in next video. Till then, prepare yourself very well for UPSC and stay tuned to Dronacharya IAS. Thank you very much.